दोस्तों नमस्कार। इस देश का सबसे बड़ा तमाशा संसद में होगा, किसी ने सोचा नहीं था। इस देश के भीतर सबसे बड़ा ढोंग पार्लियामेंट के भीतर ही होगा, किसी ने कल्पना की नहीं होगी। इस देश के भीतर जो सांप्रदायिक परिस्थितियां पनपती है, उसको कैसे रामराज्य से जोड़ दिया जाए, यह सोच भी इससे पहले कभी संसद में आई नहीं होगी। और इस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़कर एक नई राजनीतिक परिस्थितियों को कैसे स्थापित कर दिया जाए, इसकी पूरी पहल पार्लियामेंट में ही होगी, यह भी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। शायद इसीलिए आज संसद के भीतर जब इस देश के एक कैबिनेट मिनिस्टर खड़े होते हैं, तो वह खुल्लम खुल्ला यह ऐलान करने से चूकते नहीं है कि हम महात्मा गांधी का नाम इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी इस देश में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। वो इसी बातों का जिक्र करते थे। और तो और महात्मा गांधी के आखिरी शब्द भी हे राम थे। इसीलिए तो उनका नाम मिटाकर अब राम शब्द ही ले आया जाए। यानी एक बिल को प्रस्तुत करते वक्त इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर इतने आगे तक बढ़ जाएंगे, यह सोच कभी किसी में रही नहीं होगी। शायद मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का यह खुल्लम खुल्ला एक ऐलान है कि इस वक्त सत्ता सरकार संकट में है। वो चाहती है कि जिस विचारधारा या एजेंडे के आश्रय इस देश को वो हांके, उसी लिहाज से इस देश को चलना होगा क्योंकि सत्ता की लगाम उनके हाथ में है। और ये परिस्थितियां आज कैसे किस रूप में निकली, हमें लगता है आज शुरुआत में ही उस हिस्से को जरूर सुन लीजिए जहां पर जिक्र रामराज का है, जहां पर राम का जिक्र है और महात्मा गांधी एक झटके में कैसे हटा दिए गए, पहले सुन तो लीजिए। कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। आजादी के 78 बरस के बाद कोई मंत्री अगर पार्लियामेंट के भीतर खड़ा होकर खुले तौर पर यह कहे महात्मा गांधी राम राज्य लाना चाहते थे, महात्मा गांधी को जब नाथूराम गोडसे ने गोलियां मारी तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, हे राम। तो क्यों नहीं महात्मा गांधी का नाम मिटा दिया जाए और राम शब्द को ले आया जाए। यह शुरू में इसलिए सुनाने की जरूरत थी क्योंकि इस देश में तकरीबन 20 बरस पहले 2005 में सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आई थी। यानी यह कानून ऐसा था जिसमें इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिले, कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिले। लेकिन उसमें महात्मा गांधी का शब्द था। अब सवाल था कि कैसे उस शब्द को हटाया जाए। इतनी ताकत तो किसी में नहीं कि वो कह दे कि दरअसल महात्मा गांधी नहीं, नाथूराम गोडसे चलेंगे। तो उसके लिए जो आधार बनाया गया वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है तो उसके बाद की परिस्थितियां कहीं ज्यादा और भी महत्वपूर्ण है। विकसित भारत, इसका अंग्रेजी तर्जुमा है वी और बी। फिर है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण। गारंटी का जी ले लीजिए, रोजगार का आर ले लीजिए, एंड का ए ले लीजिए, आजीविका मिशन का एम ले लीजिए और जी को ग्रामीण से जोड़ दीजिए। यानी पढ़े लिखे लोग संसद पहुंचने चाहिए। इस देश का नीति आयोग पढ़े लिखे लोगों का समूह होना चाहिए। इस देश के भीतर नौकरशाही पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लेकिन जब आप कहेंगे जी राम जी, इसका फुल फॉर्म है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण,
तो आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है। जी, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त वाकई सरकार एक आखिरी लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए आने वाले वक्त में जो पार्लियामेंट में होना है, उस पार्लियामेंट में अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की खूब चुप्पी या कहें उनकी खामोशी अगर एक हिस्सा है, तो दूसरा हिस्सा सांसदों की वो पूरी भीड़ है, जो भीड़ संख्या के लिहाज से एक ताकत में तब्दील हो जाती है। और जब वो 272 के आंकड़े को पार करती है और राज्यसभा में भी उसको बहुमत मिल जाए, तो फिर वह कुछ भी कह सकती है, कोई भी बिल ला सकती है। और इस देश के भीतर जब यह ताकत वो पार्लियामेंट के भीतर से दिखाने लगती है, तो सामान्य तौर पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी गवर्नेंस, उसके तौर तरीके, इस देश के इंस्टीट्यूशंस, इस देश के स्वायत्त संस्थाएं सभी एक झटके में गायब होते चले जाते हैं। और ये गायब होते होते अगर कोई एक छोटी सी उंगली रख दे, तो पता चलता है ये पूरे की पूरी सत्ता के तौर तरीके अंदर से कितने पोपले हैं। आप कहेंगे कैसे? दूसरा हिस्सा भी आज इस देश के भीतर ही हुआ है। यह दूसरा हिस्सा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी द्वारा जो एक दस्तावेज दर दस्तावेज, कुर्की दर कुर्की, लगातार अपने तौर पर आर्गुमेंट करना और करते करते इस देश में हेराल्ड केस के जरिए जिनको कटघरे में खड़ा किया गया, उसको लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजनीतिक तरीके से बयानबाजी तो खूब हुई, लेकिन क्या इसकी कल्पना भी की जा सकती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इस मामले को लेकर जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचते हैं, ट्रायल और इन सब के बीच बकायदा जो मुकदमा है उसको लेकर चार्जशीट तक दाखिल कर दी जाए, और चार्जशीट दाखिल होने के बाद जब अदालत पहुंचे तो अदालत कहे, जनाब एक अदद एफआईआर तक तो आपने दर्ज नहीं की और आप पूरी चार्जशीट दाखिल करके आ गए, यानी कानून की खुल्लम खुल्ली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप कहेंगे यह भी होता है क्या? जी, महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि इस देश के भीतर संविधान के मातहत जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, आज उसका खुला चेहरा एक बार सामने आ गया। और राउज एवेन्यू ने जिन बातों को कहा, उसने कहा कि अच्छा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर चार्जशीट लेकर आए हैं तो हम तो इसका संज्ञान ही नहीं लेंगे, यानी कॉग्निजेंस ही नहीं लेंगे, यानी इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि एफआईआर हुई नहीं और चार्जशीट तैयार हो गई और आप दाखिल करने के लिए ले आए। पहले आप विधिवत एफआईआर तो दर्ज कीजिए। एक व्यक्ति ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, और आपने मान लिया, जबकि दिल्ली पुलिस अपने तौर पर बकायदा उसकी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है वो एफआईआर कर चुकी है और आप उसके पैरेलल में कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या ये राजनीतिक तौर की ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कानून भी मायने नहीं रखता है? सवाल यह नहीं कि जो कुछ कर रहे हैं आप वो सच है या झूठ है, वो फरेब है या क्या है। सच यह है कि कानून की धज्जियां उड़ रही है। इसीलिए अदालत ने बहुत साफ तौर पर कहा, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी शिकायतें तक नहीं मानी जाएंगी। अगर एफआईआर नहीं होती है तो फिर किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को कैसे माना जाए। बात यहां भी नहीं रुकती है। दरअसल मौजूदा सरकार के सामने 3 बड़े संकट हैं। पहला बड़ा संकट विचारधारा का है, दूसरा बड़ा संकट फेल होते गवर्नेंस को सही बताने का है, और तीसरा बड़ा संकट अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मान्यता मौजूदा सत्ता की थी उसको खोने का है, यानी उसको बचाने के लिए अब किस दिशा में जाएं। और इस देश की अदालतों को भी इस बात का अब एहसास होने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऐसे मुद्दे इसलिए लोगों की नजर में आ जाते हैं क्योंकि जिनके खिलाफ आप मुकदमा कर रहे हैं उनकी भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेदाग करार अपने तौर पर ईडी की कार्रवाई के तहत दे दिया गया। दूसरी तरफ महात्मा गांधी
महात्मा गांधी के नाम के समानांतर राम शब्द को जोड़कर जो एक नई राजनीतिक व्यवस्था को खड़ा करने की कोशिश की गई, वह भी खारिज हो गई। तीसरा सवाल जिस गवर्नेंस का है, उस गवर्नेंस में पहली जरूरत है कि ताकत बनी रहे। इसीलिए 19 तारीख तक संसद चलेगी और 19 तारीख तक हर सांसद को यह चुनौती, चेतावनी, धमकी है, आपकी मौजूदगी हो, हर हाल में हो, पता नहीं हम कौन सा बिल लेकर आ जाएं। इन बातों पर गौर करें उससे पहले हमें ऐसा लगता है, एक क्षण के लिए देखिए कि आज महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ विपक्ष जब परिसर में उभरकर सामने आया तो पहली बार यह सवाल कहीं बड़ा हो गया। वो महात्मा गांधी जो आजादी के दिन भी दिल्ली से दूर कोलकाता में क्यों थे, वो जनता के बीच उनके दर्द को सहलाने क्यों पहुंचे थे, और देश दंगों से उस वक्त जूझ रहा था, विभाजन की आग बड़ी तीखी थी, उसको शांत कराने में वो लगे थे। लेकिन पार्लियामेंट की एक अपनी रौ थी, जहां भाषणों के जरिए, वक्तव्यों के जरिए मलहम लगाने की कोशिश, एक नए सपने को देखने की ख्वाहिश भी संजोई गई थी। लेकिन बात इससे बनती नहीं है, बात तो इसके आगे की होनी चाहिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जान रही है, नहीं समझ रही है कि वह जिन रास्तों पर चल निकली है उन रास्तों का परिणाम क्या होगा। सवाल तो यह है कि सरकार इस रास्ते पर क्यों चल निकली जहां पर उसे महात्मा गांधी के नाम को मिटाकर जी राम जी कहने की जरूरत पड़ गई। सवाल तो यह है कि इस मुहाने पर आकर आज पहली बार अदालत ने हेराल्ड केस को लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आईना क्यों दिखला दिया, जबकि हर कोई जानता है कि इस वक्त ईडी पूरे तरीके से सरकार की हथेली पर है। हर कोई यह भी जानता है कि ईडी जिस भी मुकदमे को लेकर अदालत में जाती है, अदालत हां में हां मिलाएगी या कोई अगली तारीख दे देगी। पहली बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की चार्जशीट पर ही उसने ध्यान नहीं दिया और खुले तौर पर इस बात का एहसास करा दिया कि आप गलत हैं। यह मैसेज कोई सामान्य नहीं है। अब इसके उस परिप्रेक्ष्य में आकर देखने और समझने की जरूरत है, क्या वाकई इस देश के भीतर बीजेपी अपने अंदरूनी संघर्ष के आश्रय एक व्यापक परिवर्तन को देखने लगी है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर हैं। जिन देशों की यात्रा वो लगातार कर रहे हैं पिछले 2 महीनों 3 महीनों से, उसमें बड़े देश शामिल नहीं है। यह अलग मसला है कि G20 में शामिल होने के लिए वो गए, लेकिन वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं थे, चीन के राष्ट्रपति नहीं थे, रूस के राष्ट्रपति नहीं थे, और G20 की बैठक में जो फैसले लिए गए उस फैसले के खिलाफ अमेरिका ने तुरंत साउथ अफ्रीका को अगले G20 की बैठक से बर्खास्त कर दिया कि आपकी यहां आने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो भूमिका है और भारत को देखने की जो भूमिका इस दौर में उभर कर सामने आई, अगर वह 2014 से आप कल्पना करने की शुरुआत करें तो हो सकता है 2025 तक आते आते आप लड़खड़ाने लगे। इसलिए लड़खड़ाने लगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहली बार भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वह बीजेपी के गवर्नेंस, प्रधानमंत्री के इस दौर के तौर तरीके और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत किस दिशा में जाए, इसको लेकर डगमगाते हुए संबंधों को भी परखा जा रहा है। इसीलिए भारत के भीतर एक नया सवाल खड़ा हो चुका है कि बीजेपी के भीतर व्यापक परिवर्तन अगर करना होगा तो वो प्रधानमंत्री मोदी नहीं कोई और करेगा।
तो क्या अमित शाह इस दौर में कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, या इस दौर में बीजेपी कमजोर हो चली है और उसको अपनी ताकत दिखाने के लिए मोदी शाह की जोड़ी के आश्रय उस राजनीति को साधना है जहां पर बहुमत बना रहे, और इसीलिए नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उन्होंने कोई व्हिप जारी नहीं किया। यानी संख्या के लिहाज से बीजेपी बहुमत से नीचे है, 32 सांसद की कमी है, और बहुमत के लिहाज से बीजेपी बिना एनडीए के आगे चल नहीं सकती है। आने वाले वक्त में उसे हर बिल को लेकर, हर बड़े निर्णय को लेकर, पार्लियामेंट के भीतर हर रास्ते को बताने को लेकर उसे आगे बढ़ना होगा, तो एनडीए का नाम लेते रहना होगा। यहां पर एक बार फिर उसी पार्लियामेंट के भीतर आ जाइए, और अब जो दृश्य आप देखने वाले हैं, यह दृश्य आपको चौंकाएगा। संसद ऐसे भी चलती है क्या? और संसद चलाने के तौर तरीके ऐसे भी होते हैं क्या? खास तौर से जब महात्मा गांधी का नाम दरकिनार हो रहा हो, क्या यह संभव है? और स्पीकर की भूमिका ऐसी भी होती है क्या? देख तो लीजिए सदन के भीतर का यह नजारा। राष्ट्रीय एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। सभा की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद के भीतर का यह नजारा इसलिए दिखाने की जरूरत थी क्योंकि अब ताकत के आश्रय ही इस देश को चलाना है और हाँकना है। शायद यह सोच संसद में बहुमत के साथ बैठी हुई बीजेपी को एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर इसी तर्ज पर काम करना है, क्योंकि सरकार के सामने 3 बड़े संकट हैं। पहला बड़ा संकट कॉरपोरेट का है, उस पूंजी का है जो पूंजी इस दौर में कैसे शिफ्ट हो, अमेरिका से निकलकर रशिया और चाइना की दिशा में चलती चले जाए और कॉरपोरेट खामोश रहे। तो कॉरपोरेट को लेकर भी बिल लाने की एक तैयारी है। यानी देश के कॉरपोरेट भी सत्ता के हिसाब से चल तो रहे थे, लेकिन उनको मुनाफा हो रहा था। अब जो शायद नुकसान हो तो उससे पहले कुछ कानून में परिवर्तन किया जाए, तो कॉरपोरेट कानून में भी परिवर्तन लाया जाएगा। दूसरा सवाल, इसी पार्लियामेंट के जरिए इस देश के भीतर जो राज्यों पर जो बर्डन पड़ता है और राज्यों को जो पैसा केंद्र नहीं दे पा रही और राज्य जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उन पर उस बर्डन को और बढ़ाना है। इसीलिए 3 बड़े कानूनों में और परिवर्तन होगा, जिसमें राज्यों को भूमिका अपने पैसे के आधार पर ठीक वैसे ही होगी जो मनरेगा को हटाकर राम राज्य के जरिए लाने की कोशिश है। क्योंकि मनरेगा का पूरा बजट केंद्र सरकार का बजट होता था, राज्यों में वो मजदूरों को काम मिलता था। सरकार ने राम राज्य लाकर या जी राम जी के जरिए राज्यों पर यह बोझ डाला कि केंद्र सिर्फ 60 पैसे देगा, 40 पैसे आपको देने हैं। यानी अब आपके ऊपर बोझ और बढ़ेगा। तो वह तमाम योजनाएं जिसमें केंद्र सरकार अभी तक पैसा दे रही थी राज्यों को, अब राज्य कम से कम 40% पैसा दें, केंद्र सिर्फ 60% देगा। यह अलग बतला है कि अभी तक जीएसटी तक की बकाया कई राज्यों का आरोप है कि वो नहीं दे रहे हैं। और इन सब के बीच बड़ी बात तो यह भी है कि मनरेगा का पैसा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को पिछले 4 सालों से मिला ही नहीं। तो वो लोग संसद के भीतर नारे लगाते रहे, तो अब गैर बीजेपी शासित कई राज्यों से ये नारे निकल कर आएंगे। ये दूसरी बड़ी परिस्थिति है। तीसरी परिस्थिति, शायद बीजेपी, आरएसएस, बीजेपी के सांसद और इस पूरे दौर में गवर्नेंस के तौर तरीकों के आश्रय एक बड़ा व्यापक परिवर्तन की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ाना चाहती है। वो बिल्कुल चाहती है कि दरअसल इस देश के भीतर
अलग अलग जगहों से चुनकर आए सांसद, उनकी निधि का जो पैसा होता है वह क्यों ना इस रूप में नीति आयोग के जरिए अब क्रियान्वित किया जाए, जिससे सब कुछ केंद्र के पास रहे, यानी बजटिंग जो हो वो केंद्र सरकार के तहत हो और सांसद के अधीन जो पैसा जाता है उसमें योजनाएं जो क्रियान्वित की जाती है वो कौन सी योजना होगी वह आरएसएस तय करे। ठीक वैसे ही जैसे सीएसआर का पैसा अभी तक जो जाता था उससे केंद्र की योजनाओं पर लागू किया जाता था, वो पैसा वहां शिफ्ट होता था और अपने तौर पर भी कॉरपोरेट बताता था कि इन क्षेत्रों में काम करना है, लेकिन उसमें एक व्यापक परिवर्तन, तमाम योजनाएं, तमाम परियोजनाएं, तमाम प्रकल्प आरएसएस बताता और सीएसआर का पैसा वहां पर शिफ्ट हो जाता है। तो क्यों नहीं सांसदों का पैसा भी इस तरीके से शिफ्ट हो जाए, वैचारिक संगठन भी खुश रहे, वैचारिक लड़ाई भी तीखी हो जाए और सत्ता की कमान अपने हाथ में रहे, क्योंकि सत्ता अगर एक बार गई तो कौन से मुश्किल हालात होंगे ये सिर्फ समझे जा सकते हैं। और सत्ता की डोर हाथ में बंधी रहे, इसीलिए यह नजारा है जिसमें अब महात्मा गांधी भी पसंद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।